हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं में काफ़ी टाइम से लगातार आते रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब भी करिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। हमारा पहला सवाल है, दिया गया है एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आपका एक प्रकाश वर्ष में होता है। अगला है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की आपकी सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। क्या पारसेक और एक पारसेक बराबर कितना है। तो 3.26 प्रकाश वर्ष आपका एक पारसेक में होता है। कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा है, याद रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या? न्यूटन आपका बल का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर है। तो 10⁵ डाइन आपका एक न्यूटन में होता है। अगला है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो जूल कार्य का एसआई मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक आपका जूल होता है। एक जूल कितने अर्घ के बराबर होता है। तो 10⁷ अर्घ आपका एक जूल में होता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, समय का एसआई मात्रक होता है क्या। तो सेकंड आपका समय का एसआई मात्रक होता है। और ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो केल्विन आपका ताप का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता जो है उसका एसआई मात्रक क्या है। तो कैंडेला आपका ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। 11 है, पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पदार्थ का जो परिमाण है उसका एसआई मात्रक मोल होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। अगला है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो हर्ट्ज आपका आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। हर्ट्ज याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं, वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है हम उसे क्या कहते हैं। तो सदिश राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ आपका दिशा भी दिया रहता है। अगला है, द्रव्यमान, चाल, दूरी, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप तथा दाब, ये सब किसके उदाहरण हैं। तो आपके ये सभी अदिश राशियां हैं जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन उनकी दिशा निश्चित नहीं होती है। अगर आपसे पूछेगा सदिश राशि कौन कौन सी हैं तो आप लोग बताएंगे सदिश राशियां हैं कुछ, जैसे कि आपका वेग, बल, विस्थापन, संवेग, ये सभी आपकी सदिश राशियां हैं। और द्रव्यमान, चाल, दूरी, आयतन, कार्य, ऊर्जा, समय, ये सभी विद्युत धारा जो भी हैं ये अदिश राशियां हैं। याद रखिएगा, आपका इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। नेक्स्ट है, वेग, विस्थापन, बल तथा त्वरण एक किसके उदाहरण है। अभी हमने बताया ऊपर ये सभी सदिश राशि हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो सदिश राशियाँ उन्हें ही कहते हैं जिनमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। अगला देखते हैं, चाल का एसआई मात्रक क्या है। तो मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर आपका दूरी बटे समय होता है। तो दूरी का मात्रक मीटर है और समय का मात्रक आपका सेकंड है, इस वजह से मीटर प्रति सेकंड हुआ। और त्वरण का एसआई मात्रक क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। अगला है, भौतिकी का पिता हम किसे कहते हैं। तो भौतिकी का पिता हम न्यूटन को कहते हैं। अगला है, न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया है। तो प्रिंसिपिया। दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ लिखा है प्रिंसिपिया। न्यूटन ने अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसमें परिवर्तन ना किया जाए। तो यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो आपका यह न्यूटन का प्रथम नियम है जो कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, रुकी हुई है, तो वह
विराम की अवस्था में ही रहेगी अगर हम जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं और उसकी दिशा में उस पर परिवर्तन ना करें। तो ये आपका प्रथम नियम है न्यूटन के। अगला है प्रथम नियम को और किस नाम से हम लोग जानते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला देखते हैं, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री जो हैं वे पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है या किसके गति के नियम से है? तो न्यूटन के कौन से गति का नियम है या प्रथम नियम है, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। कई बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो दोस्तों इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। न्यूटन का जो तृतीय नियम है वह कहता है अगर जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस वस्तु पर उतना ही बल लगाती है जितना कि पहली वाली वस्तु लगाती है, लेकिन उसकी विपरीत दिशा में वह दूसरी वस्तु पहली वाली वस्तु पे बल लगाती है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना या न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो यह न्यूटन के तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। अभी हमने आपको बताया न्यूटन का तृतीय नियम क्या है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु पे बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस पर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में। वही नियम यहाँ पे फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो मोमबत्ती आपकी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में परिवर्तित करती है। अगला देखते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन आपका है, वह ध्वनि को जो ध्वनि ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो लाउड स्पीकर जो है वह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सोलर सेल आपका सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ट्यूबलाइट आपका जो है वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता था। अभी हमने पीछे देखा कि जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता था क्या? डायनेमो। यहाँ पे उल्टा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपका विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। दोनों याद रखिएगा। अगला देखते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सितार आपका यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट या अश्वशक्ति आपका जो है वह शक्ति का एसआई मात्रक है। याद रखिएगा, वाट या अश्वशक्ति। अगला है, गुरुत्वाकर्षण बल को किसने प्रतिपादित किया? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है, लिफ्ट ऊपर की ओर अगर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड जो उसका भार है वह क्या होता है? तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति जो अगर कोई खड़ा है उसका भार जो होता है वह बढ़ जाता है। याद रखिएगा। अगला है, जिस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है उसे कौन सा उपग्रह बोलते हैं? उसे हम लोग भू-अस्थायी उपग्रह कहते हैं। जिस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है उसे हम भू-अस्थायी उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, दाब एक अदिश राशि है और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है?
तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। क्या? पास्कल। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बार वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार कितने के बराबर होता है? तो एक बार में 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका होता है। अगला है, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब आपका क्या होता है? कम हो जाता है। अगर पृथ्वी के सतह से हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब आपका कम होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। किससे? बैरोमीटर से। अगला है, मौसम संबंधी पूर्व अनुमान किस यंत्र की सहायता से लगाया जाता है? तो मौसम संबंधी जो पूर्व अनुमान है वह बैरोमीटर नामक यंत्र की सहायता से ही लगाया जाता है। अगला है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है? तो उस टाइम वर्षा होने की संभावना आपकी होती है, जब जो बैरोमीटर का पाठ्यांक है वह धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब तेजी से नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है? आंधी आने की संभावना तब ज़्यादा होती है जब तेजी से जो पाठ्यांक है बैरोमीटर का वह नीचे की तरफ जाता है, और धीरे धीरे जब नीचे की तरफ जाता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। अगला है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक ब्रेक किस के नियम पर कार्य करते हैं? तो पास्कल के नियम पर आपके ये सभी कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट और प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये तीनों आपके पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु का भार वहाँ से हटे हुए पानी के बराबर हो जाता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है यह। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाए और उस वस्तु का जो भार है वहाँ से हटे हुए पानी के बराबर हो जाता है, तो यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगला है, आपेक्षिक घनत्व जो रिलेटिव डेंसिटी है इसको किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं आपेक्षिक घनत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व कैसा होता है? तो अधिक होता है। अगर सामान्य जल है उसकी अपेक्षा में समुद्री जल जो है उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आपका जो घनत्व है उसका एसआई मात्रक होता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता को मापते हैं। नेक्स्ट है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है क्या? तो न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ना या पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों व पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण का चढ़ना किसका उदाहरण है? तो ये आपके केशिकत्व के उदाहरण हैं सभी। अगला है, साबुन, डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। जल के पृष्ठ तनाव को साबुन, डिटर्जेंट जितने भी होते हैं। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाए? कम हो जाता है। इसलिए साबुन के घोल में बुलबुले बड़े बनते हैं, जिससे कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव जो होता है कम हो जाता है। नेक्स्ट है, श्यानता किसका गुण होता है? तो द्रवों और गैसों का गुण है आपका श्यानता। नेक्स्ट है, आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? तो शून्य होती है आदर्श तरल की श्यानता। अगला सवाल है, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बढ़ता है क्योंकि उसका घनत्व जो होता है अपेक्षाकृत कम होता है। तो ज्वालामुखी जो उसके द्वारा निकला हुआ लावा है बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व जो होता है अपेक्षाकृत कम होता है। अगला है, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपने पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? इसे हम आवर्ती गति कहते हैं, पीरियोडिक मोशन इसको हम कहते हैं। अगर कोई निश्चित पथ है उस पर गति कर रही है कोई वस्तु, जब निश्चित समय के बाद
बार बार वही जो गति है उसको दोहराती जा रही है, तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। अगला है, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है, याद रखिएगा। अगला है 67 नंबर, किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस से संचालित होने वाली तरंगें क्या कहलाती हैं? तो यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। अगर कोई पदार्थिक माध्यम है, ठोस, द्रव या गैस, जिससे संचालित होने वाली तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। अगला है, ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है आपकी ध्वनि, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें किसकी बनी होती हैं? तो फोटॉन की बनी होती हैं सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं। अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 आपका मीटर विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य होती है। अगला है, गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 10⁻20 हर्ट्ज से लेके 10⁻18 हर्ट्ज तक आपकी गामा किरणों की आवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻16 हर्ट्ज तक आपकी एक्स किरणों की आवृत्ति होती है। अगला है, पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻14 हर्ट्ज तक आपकी जो है पराबैंगनी किरणें हैं उनकी आवृत्ति होती है। गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक आपका गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य होता है। नेक्स्ट है 76 नंबर, एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर आपका एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य होता है। गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो पॉल विलार्ड ने आपकी गामा किरणों की खोज की थी। क्या नाम है? पॉल विलार्ड। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन आपका, एक्स किरणों की खोज किसने की? तो रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। अगला है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? तो जॉन रिटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की है। नेक्स्ट है, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की, लेकिन रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज याद रखिएगा मैडम क्यूरी ने किया है, और रेडियो सक्रियता की खोज बैकुरल ने किया है। किसने? बैकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज किया है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया है। नेक्स्ट है, दृश्य विकिरण जो विजुअल रेडिएशन है इसकी खोज किसने की? तो न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवश्रव्य तरंगे जो इंफ्रासोनिक वेव्स हैं किसे कहते हैं हम? तो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति वाली तरंगे, उनको हम लोग अवश्रव्य इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से कम जिसकी आवृत्ति होगी जिन तरंगों की, उनको हम अवश्रव्य तरंगे कहेंगे। नेक्स्ट है, कितनी आवृत्ति वाले तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता? तो मानव कान 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले तरंगों को नहीं सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले। अगला है, श्रव्य तरंगे जो ऑडिबल वेव्स हैं इसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आपकी ऑडिबल वेव्स होती हैं जिसको मानव कान सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितनी आवृत्ति वाले तरंगों को मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि के कान सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो आवृत्ति वाली तरंगे हैं उनको जो मानव के कान है नहीं सुन सकते हैं। बाकी कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि जितने भी जानवर हैं, कुछ जानवर हैं जिनके कान 20,000 से हर्ट्ज के ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगों को सुन सकते हैं। अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो मैक्सवेल के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं? तो कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे तथा पराश्रव्य तरंगे, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं, याद रखिएगा, 1 नंबर से क्वेश्चन में पूछ सकता है आपके। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल करते हैं? तो पराश्रव्य तरंगे जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनका प्रयोग हम समुद्र की गहराई का पता लगाने में करते हैं। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग का ही प्रयोग करते हैं दूध के अंदर जो हानिकारक जीवाणु हैं उनको नष्ट करने में। अगला देखते हैं, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के
ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनका प्रयोग गठिया रोग के उपचार और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में करते हैं। अगला है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ठोस में आपकी ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है और ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है? तो वायु में सबसे कम होती है ध्वनि की चाल। अगला है, लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 5130 मीटर प्रति सेकंड आपका लोहे में ध्वनि की चाल होती है। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड आपकी वायु में ध्वनि की चाल होती है। ये क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा, ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला है, अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो अल्कोहल में जो ध्वनि की चाल है वो 1213 मीटर प्रति सेकंड आपकी होती है। अगला है, कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 5640 मीटर प्रति सेकंड कांच में ध्वनि की चाल होती है। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है? ठोस में, फिर किस में होती है? द्रव में, फिर आपका गैस में। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 6420 मीटर प्रति सेकंड एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन उसका क्या नहीं बदलता है? उसकी आवृत्ति जो होती है दोस्तों वो नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है? तो अति पराध्वनिक यानी हाइपरसोनिक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि मैक संख्या 1 है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है? तब पराध्वनिक सुपरसोनिक कहलाती है। अगर 5 से ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक कहलाती है। अगला है, ऊष्मा की 1 कैलोरी मात्रा कितने जूल के बराबर होती है? तो 4.186 जूल के बराबर आपकी ऊष्मा की 1 कैलोरी मात्रा होती है। कितने जूल बराबर? 4.186। नेक्स्ट है, ऊष्मा की 1 किलो कैलोरी मात्रा कितने जूल के बराबर होती है? तो 4146 जूल के बराबर होती है। वहीं अगर ऊष्मा की 1 कैलोरी मात्रा पूछेगा तो 4.186 जूल के बराबर होती है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसके बराबर होती है? तो 252 कैलोरी के बराबर आपका एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है। अगला है, फ़ारेनहाइट पैमाना का आविष्कार फ़ारेनहाइट कहाँ के रहने वाले थे इन्होंने किया? तो जर्मनी के रहने वाले थे। फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया है, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पे आपका पारा जमता है। अगला है, अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है? तो -115 डिग्री सेल्सियस पे आपका अल्कोहल जमने लगता है। अगला देखते हैं, पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फ़ारेनहाइट ने थर्मामीटर का आविष्कार किया था। अगला है, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? राइट आंसर है आपका 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता आपको होती है। अगला है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला है, कुल्फ़ी तथा आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो नमक तथा सोडा का प्रयोग हम लोग कुल्फ़ी तथा आइसक्रीम जो होती है उसको पिघलने से बचाने में करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग आपेक्षिक आर्द्रता मापने में करते हैं। अगला है, अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो सीधा और आभासी प्रतिबिंब आपका हमेशा ही अवतल लेंस से बनता है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दृढ़तांक किसका अनुपात है? तो अवरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति का अनुपात है दृढ़तांक। नेक्स्ट है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो रेसा कांच का प्रयोग हम लोग प्रबलित प्लास्टिक बनाने में करते हैं। अगला है, प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है आपका प्रकाशीय तंतु। नेक्स्ट है,
आकाश में नीला रंग प्रकट होना प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जो आकाश में नीला रंग दिखाई देता है हमको, वह प्रकाश की जो प्रकीर्णन है उसकी परिघटना है। लेंस किससे बनता है? तो फ्लिंट कांच जो है उससे लेंस बनता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है तो किसके द्वारा? गुरुत्व बल द्वारा। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है? तो गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। जो पहिए में बॉल बेयरिंग होती हैं वे गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलती हैं। नेक्स्ट है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि निर्धारण रेजोनेंस असेसमेंट का प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा बल एक क्षयकारी बल है? तो घर्षण बल आपका एक क्षयकारी बल है। अगला है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तो वह परिणामी ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश तथा विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंगे हैं? तो ये सभी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, प्रकाश तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला है, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो रोमर ने प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले की थी। आगे है, प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल आपकी जो है वायु या निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो वायु या निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। और ध्वनि आपकी सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में। अगला है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगभग आपका टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकेंड का टाइम लगता है। नेक्स्ट है, वे वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं जो खुद के प्रकाश से ही प्रकाशित होती हैं। अगला है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपका जो कांच है उसमें प्रकाश की चाल होती है। अगला है, तारपीन तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो तारपीन के तेल में जो प्रकाश की चाल होगी वह 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपकी जल में प्रकाश की चाल होती है। अगला है, रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड चाल होती है प्रकाश की। नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड नायलॉन में आपके प्रकाश की चाल होती है। अगला है, मेज कुर्सी आदि किन वस्तुओं के उदाहरण हैं? ये सभी अप्रदीप्त वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, वे वस्तुएं हैं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। अगला देखते हैं। अगला है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? तो बैंगनी रंग का प्रकाश जो है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। और किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। अगला है, प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की परिघटना को क्या कहते हैं? जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश के तरंग का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग का सिद्धांत दिया। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए? तो अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति को करना चाहिए। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस से इस्तेमाल करना चाहिए? तो उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि में किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, सूर्य उगते और डूबते समय लाल रंग का दिखाई देता है, प्रकाश की कौन सी परिघटना है? प्रकाश का प्रकीर्णन है जिसके कारण सूर्य उगते और डूबते समय हमको लाल रंग का दिखाई देता है। अगला, हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है जिसके कारण हीरा आपका चमकता है। नेक्स्ट है, पानी में पड़ी परख नली का चमकीला दिखाई देना तथा पानी में बुलबुले का चमकीला दिखाई देना किसका उदाहरण है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला है, वर्षा के तुरंत बाद इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है? तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है जिसके कारण वर्षा के तुरंत बाद इंद्रधनुष हमको दिखाई देता है। किसके कारण?
प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। अगला देखते हैं, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा बनता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। तो दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर विस्तृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का निर्वात में अधिकतम वेग होता है। तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा वेग होता है निर्वात में। नेक्स्ट है, किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, याद रखिएगा सौर ऊर्जा। अगला है, किसी वाहन में दृश्य दर्पण जो होता है उसमें किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक आभासी बल है। तो आपका अपकेंद्रीय बल जो है एक प्रकार का आभासी बल है। अगला है, कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। आपका अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर जो कपड़ा सुखाने की मशीन है और दूध से मक्खन निकालने की मशीन है उसमें हम अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। कौन सा कार्य करती है, याद रखिएगा अपकेंद्रीय बल। तो आपका अपकेंद्रीय बल क्या है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करते समय केंद्र से जो उसको दूर धकेलने का आभास कराती है उसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और आपका एक जड़त्वीय बल है अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है, आँख, कान तथा नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला कौन सा दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग जो डॉक्टर आँख, कान, नाक के होते हैं वे लोग करते हैं। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको याद रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, जो गाड़ी की हेडलाइट है तथा सर्च लाइट उसमें किस दर्पण का हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं जो गाड़ी की हेडलाइट तथा सर्च लाइट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो वास्तविक और उल्टा आपका अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है बनता है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आभासी और सीधा आपका उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। तो प्रकाश का जो लाल रंग है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। अगला है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो बैगनी रंग जो है आपका उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, याद रखिएगा। अगर प्रकाश का जो लाल रंग है पूछेगा तो सबसे ज़्यादा उसकी तरंग दैर्ध्य होती है, और बैगनी रंग की जो प्रकाश का रंग है बैगनी उसमें तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, याद रखिएगा। अगला है, जल के अंदर डूबी हुई सीधी छड़ी टेढ़ी दिखाई क्यों पड़ती है। यह प्रकाश की कौन सी परिघटना है। तो अगर हम जल में कोई भी सीधी छड़ या टेढ़ी कुछ भी उसको डालते हैं तो हमको अगर सीधे रखना है तो हमको झुकी हुई थोड़ा प्रतीत होती है, लगता है टेढ़ी हो गई है। तो ऐसा क्यों होता है, वह प्रकाश का अपवर्तन होता है जिसके कारण हमको ये चीज़ क्या है, सीधी चीज़ टेढ़ी दिखाई देती है। आगे देखते हैं, अगला है, रातों में तारे जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं और पानी में किसी वस्तु का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना यह प्रकाश की किस परिघटना का उदाहरण है। तो दोस्तों, जो हम लोग रात में जो तारे देखते हैं टिमटिमाते हुए दिखता है हमको, वह जानते हैं वह प्रकाश का अपवर्तन होता है। और पानी में अगर कोई वस्तु है वह बहुत गहराई से ऊपर दिखाई देती है। अगर हम अपनी कोई भी वस्तु अगर उसमें डालते हैं तो जहाँ पे वास्तव में होती है उससे थोड़ा ऊपर उठी हुई हमको दिखाई देती है। ये भी आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है जिसके कारण ऐसा हमको प्रतीत होता है। अगला देखते हैं, उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो आपका लाल, हरा और नीला, ये तीन आपके प्राथमिक रंग हैं, याद रखिएगा, लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट है, द्वितीयक रंग कौन से हैं। तो पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला आपका द्वितीयक रंग है। पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला। अगर प्राथमिक पूछेगा लाल, हरा, नीला, और द्वितीयक तो पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, लाल तथा नीला रंग मिलकर कौन सा रंग बनाते हैं। तो मैजेंटा आपका कलर बनता है लाल और नीले रंग को मिलाने पे।
अगला क्वेश्चन है, लाल तथा, ये वाला हो गया अभी, नीला तथा पीला रंग मिलकर कौन सा रंग बनाते हैं? तो सफ़ेद रंग बनाते हैं नीला और पीला रंग मिलके। अगला है, लाल हरा तथा नीला रंग मिला के कौन से रंग बनते हैं? तो अगर हम लाल हरा नीला को मिलाएंगे तो सफ़ेद रंग आपका बनेगा। 175 नंबर है, जब दो रंगों का परस्पर मिलने पर श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें कौन सा रंग कहते हैं? तो उन्हें हम पूरक रंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस तरह के प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगें जो होती हैं उसमें उनकी प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। अगला है, किस तरह के प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है? तो अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं उसमें ध्रुवण की घटना होती है और अनुदैर्घ्य में नहीं होती है। अगला है, लाल और हरा रंग मिलके कौन सा रंग बनाते हैं? तो पीला रंग आपका बनता है लाल और हरा रंग मिलने से। अगला देखते हैं, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना, जो आँख का रेटिना वाला भाग है वहाँ पे आपका किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश किस प्रकाश के उदाहरण हैं? तो ये सभी अध्रुवित प्रकाश के उदाहरण हैं। आपके विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, ये सभी जितने भी हैं वे अध्रुवित प्रकाश के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर है प्रकाश वेक्टरों के कारण, यानी प्रकाश क्षेत्र जो है उसके कारण प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव होता है। अगला है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? तो अगर हम लोग सामान्य जो देखते हैं पढ़ते हैं तो हम लोग कितनी दूरी मैक्सिमम करेंगे? तो 25 सेंटीमीटर तक की दृष्टि हमको रहनी चाहिए दूरी हमारी। अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो कम से कम हमारी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला है, निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है? तो निकट दृष्टि दोष जो होता है उसको हम मायोपिया के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष? हमको पास की चीज़ तो साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की चीज़ हमको सही से नहीं दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। वहीं दूर दृष्टि में इसका उल्टा होता है, हमको दूर की चीज़ साफ दिखाई देती है लेकिन पास की चीज़ें हमको धुंधली दिखाई देती है। नेक्स्ट है, किस रोग से ग्रसित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो अभी हमने बताया इसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं और मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, इसको मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष को। अगला देखते हैं, किस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो दूर दृष्टि दोष होता है। अभी हमने पीछे बताया आपको, निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ दिखाई देगी परंतु दूर की नहीं, और दूर दृष्टि दोष में हमको जो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं साफ परंतु नज़दीक की नहीं दिखाई देती हैं। इनको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष कहते हैं। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। अगला देखते हैं, वृद्धावस्था के कारण जब ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है ना ही नज़दीक की, इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जो वृद्धावस्था में ज़्यादातर दिखाई देता है आपको कि जो दूर की वस्तुएं हैं ना वो दिखाई देंगी ना ही नज़दीक की, इसको हम जरा दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, जरा दूरदृष्टि के निवारण के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो द्विफोकसी लेंस या बाईफोकल लेंस जिसको हम बोलते हैं, इसमें जरा दृष्टि दोष का निवारण होता है, उसके लिए हम द्विफोकसी लेंस है और बाईफोकल लेंस उसका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला है, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस किसे कहा जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी को कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है, दूरदर्शी में कितने उत्तल लेंस लगे होते हैं? तो 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं दूरदर्शी में। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, किसने आवेशों को 2 नाम दिया? क्या नाम है? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्होंने 2 आवेश दिए हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। नाम याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट देखते हैं, पराध्वनिक विमान सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट किस नाम के प्रघातीय तरंग पैदा करता है? तो ध्वनि बूम जो है, ध्वनि बूम नाम का पराध्वनिक विमान जो है प्रघातीय तरंग पैदा करता है, याद रखिएगा। अगला है, कोई कण एक समान गति पर कैसे होना चाहिए? उस कण का वेग एक समान होगा तो वह एक समान गति पर होगा। आगे देखते हैं, वह पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो प्रति चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक से
कम प्रतिकर्षित होते हैं। अगला है वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, कौन सा गुण वाला भी होता है? तो अच्छा विकिरक होता है जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। अगला है किसी पिनहोल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? तो हमें उल्टी छाप देखने को मिलती है जो पिनहोल कैमरा है। नेक्स्ट है धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फैराड आपका धारिता का एसआई मात्रक होता है। अगला है दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत एक उदाहरण है, तो सिनेमा का उदाहरण है। अगला है वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, तो आयन मंडल है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। कौन सी परत है? आयन मंडल। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है mLT की पावर -2 किसके अनुरूप है? तो बल जो है उसके अनुरूप है आपका mLT की पावर -2। नेक्स्ट है संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल है वह प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला है रदरफोर्ड का प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो परमाणुओं में केंद्रक जो न्यूक्लियस है उसको सिद्ध किया रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन परीक्षण है। अगला है फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? तो प्रकाश की इकाई है फोटोन आपकी। अगला है किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रतिचक्रण होता है, तो वह आपका न्यूट्रिनो है जिसमें न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है लेकिन प्रतिचक्रण होता है। अगला है धारा का वहन करने का समय सुचालक कैसा होता है? तो ऋणात्मक आवेश आपका होता है। नेक्स्ट है किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कैसा होता है? तो समक्रांतिक डिक्लिनेशन आपका होता है। किसी स्थान पर जो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर है उसके बीच का कोण समक्रांतिक यानी डिक्लिनेशन होता है। अगला है एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग हम लोग करते हैं एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य को मापने में। अगला है प्रकाश का बिखराव किसमें होता है? तो कोलाइडिन घोल में प्रकाश का बिखराव होता है। नेक्स्ट है जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सफलता से प्रभावित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो चालक कहते हैं। जिन पदार्थों से आपका विद्युत आवेश सफलता से प्रवाहित होता है उन्हें हम चालक कहते हैं। अगला है विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट आपका विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। और विद्युत विभव है क्या? एक अदिश राशि है विद्युत विभव आपकी, याद रखिएगा। अगला है विद्युत सेल के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं विद्युत सेल के, प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल कहते हैं जिन्हें। नेक्स्ट है वोल्टीय सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल तथा शुष्क सेल किस के उदाहरण हैं? तो प्राथमिक सेल के आपके उदाहरण हैं सभी वोल्टीय सेल, लेक्लांसे, डेनियल तथा शुष्क सेल सभी आपके प्राथमिक सेल हैं। किस सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो जो प्राथमिक सेल होता है उसमें हम रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आप प्राथमिक सेल बता दिया आपको, याद रखिएगा कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है किस सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो जो द्वितीयक सेल होता है उसमें पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कौन सा सेल है? वह द्वितीयक सेल है आपका, याद रखिएगा। वोल्टीय सेल का आविष्कार प्रोफेसर एलिजांड्रो वोल्टा ने कब किया? तो 1799 ईस्वी में आपका वोल्टीय सेल का आविष्कार प्रोफेसर एलिजांड्रो वोल्टा ने किया। नाम भी याद रखिएगा और सन भी कब? 1799 में। अगला देखते हैं। अगला है वोल्टीय सेल में जस्ते की छड़ को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टीय सेल में जस्ते की छड़ को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? कैथोड के रूप में। अगला है वोल्टीय सेल में किस छड़ को एनोड के रूप में प्रयोग करते हैं? तो वोल्टीय सेल में तांबे की छड़ को हम एनोड के रूप में प्रयोग करते हैं और जस्ते की छड़ को कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला है लेक्लांसे सेल में एनोड के रूप में किस छड़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो कार्बन की छड़ का प्रयोग करते हैं लेक्लांसे सेल में एनोड के रूप में। अगला क्वेश्चन है लेक्लांसे सेल में कैथोड के रूप में किस छड़ का प्रयोग करते हैं? तो जस्ते की छड़ का प्रयोग हम लोग कैथोड के रूप में लेक्लांसे सेल में करते हैं। अगला है वोल्टीय सेल में जस्ते की छड़ तथा तांबे की छड़ को किस में रखा जाता है? तो कांच के बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल में हम लोग जस्ते की छड़ तथा तांबे की छड़ को रखते हैं।
अगला है लेक्लांसे सेल में कार्बन की छड़ और जस्ते की छड़ को किस में रखा जाता है, तो उनको कांच के बर्तन में रखे अमोनियम क्लोराइड में हम रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लेक्लांसे सेल में विद्युत वाहक बल यानी विभव कितना होता है, तो 1.5 वोल्ट आपका लेक्लांसे सेल में विद्युत विभव आपका होता है। नेक्स्ट है, जहाँ पर रुक रुक कर थोड़े थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहाँ किस सेल का हम प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हम लोग लेक्लांसे सेल का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे रुक रुक के थोड़े थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता हो। अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में किस सेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे लेक्लांसे सेल का प्रयोग करते हैं। विद्युत घंटी या टेलीफोन जो भी होता है उसमें हम, याद रखिएगा, लेक्लांसे सेल का प्रयोग करते हैं। अगला है, शुष्क सेल में जस्ते के बर्तन में किसका मिश्रण भरा रहता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एवं कार्बन का जो मिश्रण है वह शुष्क सेल में जस्ते के बर्तन में भरा रहता है। अगला है, 1 एम्पियर कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो 1 एम्पियर में आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आपके 1 एम्पियर के बराबर होता है। अगला है, चालक के प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मात्रक होता है चाल के प्रतिरोध का एसआई मात्रक। नेक्स्ट है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को एम्पियर में मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने में वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है। किसका, वोल्ट मीटर यंत्र का प्रयोग होता है। अगला है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, इनफाइनाइट आपका। अगला है, गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है। यह कितने एम्पियर तक की विद्युत धारा को माप सकता है, तो यह 10⁻⁻6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को माप सकता है। जो गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताने वाला यंत्र है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला है, उच्च अल्टरनेटिंग करंट एसी जो है उसको निम्न एसी में तथा निम्न एसी को उच्च एसी में बदलने का कार्य आपका कौन करता है, तो ट्रांसफार्मर आपका काम करता है। उच्च अल्टरनेटिंग जो करंट है उसको निम्न एसी में तथा निम्न एसी को उच्च एसी में बदलने का कार्य करता है ट्रांसफार्मर। अगला है, जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर परिवर्तित करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, विद्युत मोटर, माइक्रोफोन एवं डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये सभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करते हैं। विद्युत मोटर, माइक्रोफोन एवं डायनेमो तीनों, याद रखिएगा, ये सभी आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करते हैं। अगला है, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो चुंबकीय अक्ष कहते हैं, जो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन से राशि है, तो सदिश राशि है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट है, लोहे के लिए क्यूरी ताप का मान कितना होता है, तो 770 डिग्री सेल्सियस लोहे के लिए क्यूरी ताप का मान होता है, 770 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, निकल के लिए क्यूरी ताप का मान कितना होता है, तो 358 डिग्री सेल्सियस निकल के लिए क्यूरी ताप का मान होता है। अगला है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है नर्म लोहा। तो नर्म लोहे का प्रयोग हम अस्थायी चुंबक बनाने में करते हैं, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इस्पात यानी स्टील का प्रयोग अस्थायी चुंबक बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है, कैथोड किरण को किसका प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है, तो गैस का प्रयोग करके कैथोड किरण पैदा या उत्पन्न किया जा सकता है, गैस का प्रयोग करके, याद रखिएगा। अगला है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो फ्रैंक व्हिटल ने 1937 में जेट इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, लेजर का आविष्कार किसने किया था, तो थियोडोर मैमन ने लेजर का आविष्कार किया था, क्या नाम है, थियोडोर मैमन। अगला है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, तो सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। अगला है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था, तो हैरिसन व टिनिंग ने, किसने, हैरिसन व टिनिंग ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया। अगला है, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया, तो किंग जिलेट ने, किसने, किंग जिलेट ने सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया था। अगला है,
विद्युत रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो जैकब सिक ने। किसने? जैकब सिक ने विद्युत रेजर का आविष्कार किया था। अगला है रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन वॉट ने आपका रडार का आविष्कार किया था। क्या नाम है? रॉबर्ट वाटसन वॉट। अगला है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन गुटेनबर्ग ने। किसने? जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर पार्क्स ने। किसने? अलेक्जेंडर पार्क्स ने आपके प्लास्टिक का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है पेपर का आविष्कार किसने किया था? तो मुलबेरी ने पेपर का आविष्कार किया था। क्या नाम है? मुलबेरी। अगला है प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया था? तो डेनिस पैपिन ने। क्या नाम है? डेनिस पैपिन। इन्होंने प्रेशर कुकर का आविष्कार किया। अगला है माइक्रोफोन या टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो आप सब जानते होंगे ग्राहम बेल हैं जिन्होंने माइक्रोफोन या टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला है मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया? तो जी डैमलर ने। क्या नाम है? जी डैमलर ने। इन्होंने मोटरसाइकिल का आविष्कार किया था। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो जेन जॉनसन ने। क्या नाम है? जेड जॉनसन ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किसने किया? तो माइकल फैराडे। क्या नाम है इनका? माइकल फैराडे। इन्होंने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया। अगला है मानव चालित हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो E.R. ममफोर्ड। क्या नाम है? E.R. ममफोर्ड। इन्होंने मानव चालित हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। अगला सवाल है पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? तो डेविड बुस्नेल ने पनडुब्बी का आविष्कार किया था। अगला है टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? तो पेलेग्रीन टेरी ने। क्या नाम है? पेलेग्रीन टेरी ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। अगला है टेलीविज़न जो यांत्रिक है उसका आविष्कार किसने किया? तो J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। क्या नाम है? J.L. बेयर्ड। अगला है स्टीम इंजन कंडेंसर का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। नेक्स्ट है वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो एलिसा थॉमसन ने वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किया था। अगला है विद्युत पंखे का आविष्कार किसने किया था? तो व्हीलर ने। क्या नाम है? व्हीलर ने विद्युत पंखा उसका आविष्कार किया है। नेक्स्ट है सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया था? तो वाल्टर हंट ने। इन्होंने सेफ्टी पिन का आविष्कार किया। अगला है ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिशन ने किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, थॉमस अल्वा एडिशन। अगला है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो लेविस वाटरमैन। इन्होंने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है ग्लाइडर का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज कैले ने। क्या नाम है? जॉर्ज कैले। इन्होंने ग्लाइडर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो बैरोमीटर का आविष्कार ई टॉर्सैली ने। किसने? ई टॉर्सैली ने। इन्होंने बैरोमीटर का आविष्कार किया। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो के मैकमिलन। क्या नाम है? मैकमिलन। इन्होंने साइकिल का आविष्कार किया था। अगला है जो कार्बन पेपर है उसका आविष्कार किसने किया था? रॉल्फ वेजवुड। क्या नाम है? रॉल्फ वेजवुड। इन्होंने कार्बन पेपर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने। इन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा डीजल इंजन। क्या नाम है? रुडोल्फ डीजल। अगला है डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने। इन्होंने डायनेमो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो सर जेम्स पकल ने। इन्होंने मशीन गन का आविष्कार किया। अगला है ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट फॉर्मिच। क्या नाम है? रॉबर्ट फॉर्मिच। इन्होंने ट्रैक्टर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया? तो हॉरेस शॉर्ट ने। क्या नाम है? हॉरेस शॉर्ट। इन्होंने लाउड स्पीकर का आविष्कार किया। नेक्स्ट है स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो जी ब्रॉडसा। क्या नाम है? जी ब्रॉडसा ने स्कूटर का आविष्कार किया था। यहाँ तक हमने अभी आविष्कारक देखा कि किसने किस चीज़ का आविष्कार किया। अब आगे हम लोग देखते हैं एसआई मात्रक। मात्रक क्या है? तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है। अगला है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेबर आपका चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकंड। क्या नाम है? न्यूटन सेकंड आपका आवेग का एसआई मात्रक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 37 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि एक सामान्य मानव के शरीर का ताप है। अगला देखते हैं
कितने डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं? तो आपका -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के मान बराबर होते हैं, याद रखिएगा। अगला है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट। क्या है? 746 वाट के बराबर आपका एक अश्व शक्ति में होता है। अगला है, एक पाउंड कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 453 ग्राम आपका एक पाउंड में होता है। नेक्स्ट है, एक औंस कितने ग्राम के बराबर है? तो 28.35 ग्राम के बराबर होता है एक औंस। नेक्स्ट है, एक नॉटिकल मील है वह कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.85 किलोमीटर के बराबर आपका एक नॉटिकल मील होता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की? तो एनरिको फर्मी ने। क्या नाम है? एनरिको फर्मी। इन्होंने सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर की खोज की। अगला देखते हैं, परमाणु की खोज किसने की? तो जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की। अगला है, सर्वप्रथम परमाणु संरचना का पता किसने लगाया? तो नील बोहर एवं रदरफोर्ड ने। क्या नाम है? नील बोहर और रदरफोर्ड ने सबसे पहले परमाणु संरचना का पता लगाया था। अगला है, रमन प्रभाव को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो सीवी रमन ने ही सबसे पहले रमन प्रभाव को समझाया था। तैरने के नियम को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो आर्किमिडीज ने सबसे पहले तैरने के नियम को समझाया। नेक्स्ट है, डायोड बल्ब की खोज किसने की? तो जे.एस. फ्लेमिंग ने। क्या नाम है? जे.एस. फ्लेमिंग। नेक्स्ट है, ट्रायोड बल्ब की खोज किसने की? तो एल.डी. फॉरेस्ट। क्या नाम है? एल.डी. फॉरेस्ट। इन्होंने ट्रायोड बल्ब की खोज की। अगला है, कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। कोण का एसआई मात्रक रेडियन। अगला है, ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो स्टेरेडियन आपका ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक। तो आप सभी जानते होंगे कि किलोग्राम होता है द्रव्यमान का एसआई मात्रक। अगला है, वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापने वाला उपकरण का क्या नाम है? तो इसको हम टैकोमीटर कहते हैं। जो वायुयान और जो मोटर नाव है उनकी गति को मापने वाला उपकरण है, याद रखिएगा नाम टैकोमीटर है। नेक्स्ट है, सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो एक्टियोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता को मापता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक समाचार प्राप्त करने वाला उपकरण है जिसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं? इसको हम टेली प्रिंटर बोलते हैं, याद रखिएगा क्या है? टेली प्रिंटर। अगला है, कार ट्रक आदि वाहनों की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो स्पीडोमीटर। जो कार वाहने जितने भी होते हैं, ट्रक हो गया, कोई भी वाहन हो गया, उसकी गति को मापने वाला उपकरण है स्पीडोमीटर। स्पीड से आप लोग याद रखिएगा स्पीडोमीटर। ऊंचाई मीनार आदि को मापने वाला यंत्र क्या है? तो सेक्सटेंट। क्या नाम है? सेक्सटेंट ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ यंत्र है जो भूकंप का पता लगाता है। वर्षा मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो रेन गेज। जैसे वर्षा से रेन हो गया, रेन गेज याद रखिएगा, वर्षा मापने वाला यंत्र है। अगला है, ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण क्या नाम है उसका? फोनोग्राफ, जो ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने वाला यंत्र का क्या नाम है? तो पायरोमीटर नाम है, जो किसी दूर स्थित वस्तु के ताप को ज्ञात करने वाला यंत्र है। अगला है, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो पहिए वाली गाड़ी जो भी होती हैं उनके द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा उपकरण है? ओडोमीटर। नेक्स्ट है, गैस का दाब ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो मैनोमीटर का प्रयोग गैस का दाब ज्ञात करने में हम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल की आर्द्रता मापने में करते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, याद रखिएगा। समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में हम करते हैं। अगला है, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में किस यंत्र का उपयोग होता है? तो डायनमोमीटर का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई जो शक्ति है उसको मापने में हम करते हैं। याद रखिएगा, नाम है डायनमोमीटर। डायनेमोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, किस उपकरण की मदद से दिशा का ज्ञान होता है? तो कंपास बॉक्स होता है जिसकी मदद से दिशा का ज्ञान किया जाता है।
अगला है समुद्री जहाज़ों पर समय का पता लगाने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल होता है। तो क्रोनोमीटर का प्रयोग समुद्री जहाज़ जो है उस पर समय का पता लगाने के लिए हम करते हैं। कौन सा यंत्र है? क्रोनोमीटर। अगला देखते हैं, हृदय की गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या नाम है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका प्रयोग हम हृदय गति को मापने में करते हैं। अगला है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में किया जाता है। अगला है वायु की गति और शक्ति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो एनीमोमीटर आपका वायु की गति और शक्ति मापता है। कौन सा यंत्र है वह? एनीमोमीटर। अगला देखते हैं, कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन उस पे गिरती हैं तो कौन सी किरणें उत्पन्न करती हैं? तो अगर कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातु पे गिरेंगी तो वे एक्स किरणें हैं उसको उत्पन्न करती हैं। कौन सी किरणें? एक्स किरणें। अगला है किसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायोड वाल्व के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। अगला है जर्मेनियम और सिलिकॉन किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी आपके सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के उदाहरण हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अगला देखते हैं, ट्रांजिस्टर में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। किसका? सिलिकॉन का। अगला है जिन नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है तो वे क्या होते हैं? तो जिसमें नाभिक में प्रोटॉन की संख्या अगर 83 हो या उससे ज़्यादा हो तो वे अस्थायी होते हैं। क्या? अस्थायी। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किस में बदल जाती हैं? तो सीसा में सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व बदल जाते हैं अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद। अगला है अल्फा किरणों की प्रकृति कैसी होती? तो धनात्मक होती है अल्फा किरणों की प्रकृति। नेक्स्ट है गामा किरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो उदासीन होती है। अगला है अल्फा किरण का द्रव्यमान कितना होता है? तो 6.6 इंटू 10⁻⁻27 kg आपका अल्फा किरण का द्रव्यमान होता है। और बीटा किरण का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg आपके बीटा किरण का द्रव्यमान है। और गामा किरण का द्रव्यमान कितना? तो 0 होता है गामा किरण का द्रव्यमान। याद रखिएगा, तीनों हो सकता है पूछ ले एग्जाम में। अगला देखते हैं, अगला है अल्फा बीटा एवं गामा किरणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये जो अल्फा बीटा गामा है इन किरणों की उत्पत्ति परमाणु के नाभिक से होती है। किससे? परमाणु के नाभिक से। नेक्स्ट है अल्फा बीटा गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को हम क्या कहते हैं? तो वर्ग विस्थापन नियम या सोडी फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अल्फा तथा बीटा किरणों की अपेक्षा सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण की होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अगला देखते हैं, सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है? तो किस किरण की होती है? तो अल्फा किरण की भेदन क्षमता आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है और भेदन क्षमता गामा किरण की ज़्यादा होती है। अगला है एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में कितनी इकाई की कमी होती है? तो 2 इकाई की कमी एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में होती है। अगला है एक अल्फा किरण के निकलने से द्रव्यमान संख्या में कितनी इकाई की कमी होगी? तो 4 इकाई की कमी होती है अल्फा किरण के निकलने से द्रव्यमान संख्या में। अगला है एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में कितनी इकाई की वृद्धि होती है? तो 1 इकाई की वृद्धि होती है आपकी। नेक्स्ट है एक अल्फा किरण के निकलने से द्रव्यमान संख्या में कितनी इकाई की वृद्धि होती है? तो द्रव्यमान संख्या पे उसके कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर अल्फा किरण के निकलने से द्रव्यमान संख्या हो तो उसमें द्रव्यमान संख्या पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। आगे है रेडियो सक्रियता की माप किस यंत्र से की जाती है? तो GM काउंटर की मदद से रेडियो सक्रियता की माप होती है। अगला है जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि के आयु का पता किसके द्वारा किया जाता है? तो C14 यानी कार्बन 14 के द्वारा जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का पता लगाया जाता है।
अगला है सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किसके द्वारा दिखाया गया? तो स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न के द्वारा सबसे पहले नाभिकीय विखंडन को दिखाया गया था। अगला है स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न ने सबसे पहले यूरेनियम 235 पर किससे बमबारी की थी? तो न्यूट्रॉनों से। जो स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न है, इन्होंने सबसे पहले यूरेनियम 235 पे बमबारी किया था। और किससे किया था? न्यूट्रॉनों से। अगला है नाभिकीय विखंडन पर न्यूट्रॉनों की उत्सर्जन दर क्या होती है? तो 1 to 3 to 9 to 27 के गुणांक में उत्सर्जन दर होती है इसकी। अगला देखते हैं, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ बनाया गया? तो शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर फर्मी के नेतृत्व में सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया। पूछेगा कहाँ? तो शिकागो विश्वविद्यालय में। और किसके नेतृत्व में? प्रोफेसर फर्मी के। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में करते हैं। याद रखिएगा, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। अगला है रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होने वाला भारी जल या ग्रेफाइट क्या करते हैं? तो ये रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करते हैं, जो आपके भारी जल और ग्रेफाइट हैं। नेक्स्ट है सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है नाभिकों को संलयित करने के लिए लगभग कितने केल्विन के उच्च ताप की आवश्यकता होती है, जो कि धरती पर करना असंभव है? तो 10 की पावर 8 केल्विन की आवश्यकता है। इसको हम धरती पे नहीं कर सकते। अगला है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। किस पे? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे आपका परमाणु बम कार्य करता है। अगला है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आपका हाइड्रोजन बम कार्य करता है। अगला है हाइड्रोजन बम का आविष्कार सबसे पहले किया किसने था? तो एडवर्ड टेलर ने। कब? 1952 में आपका एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कौन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं? तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके परमाणु के नाभिक में होते हैं। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला है कौन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन्स आपके परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण होता है? तो द्रव्यमान ऊर्जा और संवेग का। आपका जो न्यूक्लियर प्रतिक्रिया है उसमें द्रव्यमान ऊर्जा और संवेग का संरक्षण होता है। नेक्स्ट है जब कोई कण और कोई प्रतिकण परस्पर संपर्क में आते हैं तो क्या करते हैं? तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं जब कोई कण और प्रतिकण परस्पर संपर्क में आ जाते हैं तो। अगला है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तो तात्कालिक प्रक्रिया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाती है? तो हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। सूर्य ऊर्जा का जो कि ये स्रोत है, सूर्य के वायुमंडल में हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अगला है सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्या है टेस्ला किसकी इकाई है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है आपकी टेस्ला। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। अगला है डेसिबल बेल का कौन सा भाग होता है? तो 10वां भाग होता है। अगला है सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो स्थानांतरी और घूर्णन गति का उदाहरण है। याद रखिएगा, स्थानांतरी और घूर्णन गति। अगला है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है तो आपतित फोटॉन की ऊर्जा से कम होती है। आपतित जो फोटॉन की ऊर्जा है उससे कम होती है जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। अगला है कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के बराबर आपका कोणीय संवेग होता है। अगला है अतिचालकता का क्या अर्थ है? तो वह धारा जिसमें कोई प्रतिरोध ना हो तो उसे अतिचालकता कहते हैं। अगला है जब बर्फ पानी के ऊपर तैरता है तथा उसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? तो 0.1 हिस्सा जो है वह पानी के बाहर रहता है जब बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। तो कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो कम तापमान के मापने वाले यंत्र को हम क्रायोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोमीटर। अगला है मैजिक मार्कर का आविष्कार किसने किया? तो सिडनी ने मैजिक मार्कर का आविष्कार किया था।
नेक्स्ट है महिलाओं की पतली आवाज़ किसके कारण होती है? तो उच्च आवृत्ति जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो उच्च होती है, जिसके कारण आवाज़ पतली होती है। अगला है घूमते दरवाजे का आविष्कार किसने किया? तो थियोफिलस वान केनल ने घूमते दरवाजे का आविष्कार किया था। अगला है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? तो 1 होता है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या। नेक्स्ट है कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है? तो 0 आवेश आपका होता है कैल्शियम फ्लोराइड पर। कितना होता है पूछेगा तो बताइएगा 0। नेक्स्ट देखते हैं बिजली संचरण के लिए लोहे के तारों के बजाय प्रायः तांबे का तार प्रयुक्त होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो लोहे की अपेक्षा तांबा है वह बेहतर बिजली का सुचालक होता है, इसलिए। अगला है ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम घर्षण बल कहते हैं। अगला है किसी परमाणु की संख्या से उसमें मौजूद हमें किसकी संख्या का पता चलता है? तो राइट आंसर है आपका प्रोटॉन की संख्या का। नेक्स्ट है किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पे निर्भर करती है? तो ध्वनि के तरंगों पर निर्भर करती है। अगला है वायु में कार्बन के कण निकलने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो वैद्युत कण संचालन का प्रयोग होता है वायु में कार्बन के कण को निकालने के लिए। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह जब सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो क्या होता है? उसका जो त्वरण होता है वह नीचे की ओर होता है। क्या होगा? त्वरण उसका नीचे की ओर होगा। अगला है जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? तो पानी के बहने से आपका जल विद्युत केंद्र में टरबाइन है जो चलती है। अगला है 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन के बराबर आपका 1 किलोग्राम होता है। अगला है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर आपका। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो तापमान को स्थिर रखना। अगला है व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज से आपका प्रतिरोध मापा जाता है। अगला है अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है अति लघु समय अंतराल को सही मापने में। अगला है साइक्लोटोन एक ऐसी युक्त है जो क्या आवेशित कणों को ऊर्जा देती है, साइक्लोनोटोन। अगला है रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो डिक्टाफोन है। अगला है वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो वह है सोनार, जिसका प्रयोग समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग होता है। अगला है कूलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए कूलिज नालिका का प्रयोग होता है। अगला है वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो उसकी आवृत्ति प्रभावित होती है अगर वायु के तापमान में परिवर्तन होगा तो। अगला है विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की? तो मैक्सवेल ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ध्रुवीकरण की घटना जो है यह निर्णय लेने में सहायक है कि जो प्रकाश है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। अगला है यदि कोई पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता है अगर कोई पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूम रही है तो। अगला है कौन सा एक सोपानी परिमाण है? तो स्थिर विद्युत विभव। स्थिर विद्युत विभव आपका जो है वह एक सोपानी परिमाण है। अगला है वेक्टर परिमाण है किसका? तो वेग बल आघूर्ण तथा विस्थापन का वेक्टर आपका परिमाण है। नेक्स्ट है एक समान गति वाले पिंड का वेग होता है तो एक समान गति वाले पिंड का वेग होता है। क्या होता है? एक समान होता है। अगला है 0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होगी? तो यह श्रव्य तरंगे होंगी। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर आपका 1 माइक्रोन में होता है। याद रखिएगा 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट है एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास 2 गोलक हैं ए और बी। वह एक गोलक को नीचे की ओर फेंकता है और उसी समय दूसरे गोलक बी को क्षैतिज रूप से फेंकता है। तो पूछा है क्या होगा? तो दोनों गोलक जो होंगे जो क्षैतिज रूप से फेंका है
और जो एक गोलक को नीचे की ओर गिराया, दोनों एक साथ पृथ्वी पे गिरेंगे। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, साथ ही दोनों एक साथ पृथ्वी पे गिरेंगे। अगला है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन जो है वह परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किसका उपयोग होता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। किसका? रडार का। अगला है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एक्टियोमीटर का प्रयोग सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में करते हैं। किसका? एक्टियोमीटर का प्रयोग। अगला है गाड़ियों में पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो कार्बोरेटर। किसका? कार्बोरेटर का प्रयोग हम गाड़ियों में पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने में करते हैं। इसका नाम याद रखिएगा, कार्बोरेटर। अगला है सेफ्टी लैंप का आविष्कार कौन है? तो हम्फ्रे डेवी। क्या नाम है इनका? हम्फ्रे डेवी, जो कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में समान तापमान बनाए रखने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर में समान तापमान को बनाए रखने में किया जाता है। अगला है वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया था। नाम क्या है? मार्कोनी। अगला है ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की। नेक्स्ट है कंप्यूटर मशीन का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। क्या नाम है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जो है जनक माना जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नोल और रुश्का। क्या नाम है? नोल और रुश्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। अगला देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाई थी? तो बैलिस्टिक जो मिसाइल है वह वर्नर वॉन ब्रीन ने। क्या नाम है इनका? वर्नर वॉन ब्रीन ने बनाया है। अगला है सर्वप्रथम परमाणु बम का विकास किसने किया? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने सबसे पहले परमाणु बम का विकास किया। क्या नाम है? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। अगला है गैस इंजन की खोज किसने की? तो डैमलर ने गैस इंजन की खोज की। नेक्स्ट है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। नाम क्या है? राइट ब्रदर्स। अगला है डायनामाइट की खोज किसने की? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। नाम याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल। अगला देखते हैं दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला है कौन सा मात्रक जड़त्व की माप है? तो राइट आंसर है द्रव्यमान है। नेक्स्ट है डेसिबल में ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो अधिकतम सीमा आपकी 95 डेसिबल है। अगला है मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण मिट्टी के घड़े में जो जल है वह ठंडा रहता है। नेक्स्ट है सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस आपका 300 केल्विन के बराबर होता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं यदि किसी स्थान पर तापमान में वृद्धि होती है तो वहाँ की आपेक्षिक आर्द्रता क्या होता है? उसमें वह घटती है। जो आपेक्षिक आर्द्रता है, यदि किसी स्थान पे तापमान जो है वो बढ़ेगा तो वहाँ की आपेक्षिक आर्द्रता घटेगी। अगला है किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? तो उसका तापमान घटता है। अगर कोई द्रव है वाष्पीकृत हो रहा है तो उसका तापमान जो होगा घटेगा। अगला है थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो डिबार है, जो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क में किससे ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है? तो चालन विधि, संवहन और विकिरण विधि से थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय जो है उसको रोका जा सकता है, याद रखिएगा। विधि पूछ सकता है तो चालन, संवहन और विकिरण से। अगला है नदी, तालाब, कुआं तथा समुद्र के पानी में अधिक सुचालक होता है। तो समुद्र का पानी जो होता है वह अधिक सुचालक है। नेक्स्ट है अगला है ऊष्मा के संचरण के किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो संवहन विधि जो है ऊष्मा के संचरण की संवहन विधि में माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अगला है तरंग दैर्ध्य किससे मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम से आपका तरंग दैर्ध्य मापा जाता है।
नेक्स्ट है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। अगला देखते हैं, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जेट इंजन द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है बल किसका गुणनफल है, तो द्रव्यमान और त्वरण का। इस प्रकार आपका फॉर्मूला बनता है F = m/a। तो F आपका बल हो गया, m द्रव्यमान और त्वरण आपका a से डिनोट करते हैं उसको, तो याद रखिएगा बल = द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगला देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो आपका द्रव्यमान प्राप्त होता है संवेग और वेग के अनुपात से। अगला है रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, तो क्यूरी होती है रेडियो सक्रियता की इकाई, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला मात्रक ज्योति फ्लक्स का क्या है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, याद रखिएगा ल्यूमेन। अगला है वृत्तीय गति किस प्रकार की गति है, तो एक प्रकार की त्वरित गति है जो वृत्तीय गति है आपकी। अगला है किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर चलने पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, या कौन सा बल कहलाता है, तो जो कोई वस्तु है वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करेगा, उसको हम अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय बल। अगला है उत्तोलक, घिरनी, आनत तल तथा स्क्रू जैक किस मशीन के उदाहरण हैं, तो ये सभी आपके सरल मशीन के उदाहरण हैं। और आपकी सरल मशीन 5 प्रकार की होती है, जिसका अभी आपने देखा उत्तोलक, पेच, घिरनी, आनत तल, स्क्रू, ये सभी आपके सरल मशीन के उदाहरण हैं। अगला है किसी वस्तु का वह बिंदु जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है कौन सा केंद्र कहलाता है, तो वह गुरुत्व केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट है चिमटा, मनुष्य का हाथ आदि किस श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं, तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आपका चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये सभी और आपका सरौता, ये सभी जो हैं तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका 3 प्रयुक्त होता है बल, आयास, आपका आलंब और भार। तो जिसमें तृतीय श्रेणी में आपके क्या होता है, जो आयास होता है वह बीच में होता है, बाकी आलंब और भार उसके किनारे पे होते हैं। तो इस प्रकार से आपका तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हो गए। अगला है नींबू निचोड़ने की मशीन, सरौता आदि किस श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी आपके द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका भार बीच में होता है और आलंब आयास किनारे पे होता है। अगला देखते हैं, कैंची, पिलास, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप आदि किस श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी आपके प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं, जिसमें आपका आलंब जो होता है वह बीच में होता है, बाकी भार और आयास उसके किनारे पे होते हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है, तो जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वह कहता है कि विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण जो है वह स्थिर रहता है। क्या कहता है, विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण जो है स्थिर रहता है। अगला है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा आपका जो है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, याद रखिएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 वाट सेकंड कितने जूल के बराबर, तो 1 जूल के बराबर होता है 1 वाट सेकंड। अगला है 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो 3600 जूल के बराबर आपका 1 वाट घंटा होता है। अगला है गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान क्या होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड आपका गुरुत्वीय जनित त्वरण का मान होता है, स्मॉल जी जो है उसका मान है। अगला है विषुवत रेखा पर गुरुत्व जनित त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो सबसे कम होता है, जो विषुवत रेखा पे गुरुत्व जनित त्वरण है उसका मान, याद रखिएगा सबसे कम होता है। अगला है पृथ्वी के ध्रुव पर जो गुरुत्व जनित त्वरण स्मॉल जी है उसका मान कितना होता है, तो सबसे ज़्यादा आपका ध्रुव पर होता है और सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का घूर्णन गति घटने पर गुरुत्व जनित त्वरण स्मॉल जी का मान क्या होता है, तो बढ़ जाता है स्मॉल जी का मान जो है। अगला है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय जनित त्वरण जी का मान क्या होता है, तो भी घटता है अगर ऊपर या नीचे जाते हैं तो पृथ्वी की सतह से। अगला है जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का
जो भार है कैसा प्रतीत होता है? तो जब लिफ्ट में कोई व्यक्ति खड़ा है, वह नीचे की ओर आ रही है लिफ्ट, उसमें तो व्यक्ति का भार, जो पिंड का भार होगा, वह कैसा घटा हुआ प्रतीत देगा हमको। अगला है, नीचे उतरते समय अचानक लिफ्ट की डोर टूट जाए तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा होगा? तो शून्य हो जाएगा। अगर नीचे आ रही है लिफ्ट, अचानक से उसकी डोर जो है वह टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड जो भी या फिर कोई व्यक्ति होगा उसका भार शून्य होगा। अगला है, वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? तो वायुमंडलीय दाब जो है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। याद रखिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट है। अगला है, एक बार कितने के बराबर होता है? तो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर आपका होता है एक बार में 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला है, उड़ते हुए वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है, यह किसके कारण होता है? तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो व्यक्ति वायुयान में बैठा है उसके पास अगर फाउंटेन पेन है, उससे स्याही जो है वह रिसती है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ पे कम होता है। अगला है, एक फ्यूज के तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। किसके कारण? उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक जो है इसका, एक फ्यूज तार होता है उसकी जो प्रतिरोधकता होती है उच्च होती है और गलनांक उसका न्यूनतम होता है। अगला है, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? तो करंट के प्रवाह को कम करना। जो करंट है उसके प्रवाह को कम करना फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन है। अगला है, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब कैसा होता है? तो अगर स्थिर द्रव है उसमें एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पे जो दाब होगा वह समान होगा। अगला है, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में कैसा होता है? तो बराबर लगता है। स्थिर द्रव के भीतर अगर किसी बिंदु पर दाब लगाएंगे तो प्रत्येक दिशा में दाब बराबर लगेगा। अगला है, नेक्स्ट है, किसी बिंदु पर द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? तो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है किसी बिंदु पर द्रव का जो दाब है। अगला देखते हैं, द्रव में दाब P किसके बराबर होता है? तो जो दाब है उसको P से डिनोट करते हैं। तो वह बिंदु की गहराई जो है H, हाइट उसकी क्या है? H है, और द्रव के घनत्व D, डेंसिटी, तथा गुरुत्वीय त्वरण जो उसका स्मॉल g है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार आपका P = H × D × G, दाब = गहराई और इंटू डेंसिटी है जो द्रव का घनत्व है, और फिर गुणनफल किसका है? गुरुत्वीय त्वरण का। इस प्रकार याद रखिएगा, P = SdG। नेक्स्ट है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या होता है? तो भी बढ़ता है। जैसे मोम और घी, आपका जब मोम या घी को हम पिघलाएंगे यानी गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ता है, और दाब बढ़ाएंगे फिर भी उसका गलनांक जो होगा वो भी बढ़ेगा। अगला देखते हैं, सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पे क्या होता है? तो बढ़ जाता है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पे बढ़ता है। अगला है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या होता है? तो कम हो जाता है। अगर गर्म करेंगे तो उनका आयतन क्या होगा? घट जाएगा, और दाब बढ़ाएंगे तो भी उनका गलनांक जो होगा कम होगा, जैसे बर्फ आपका हो गया। नेक्स्ट है, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, वह कौन सा बल कहलाता है? आपका उत्प्लावक बल या बायोंट फोर्स या उत्क्षेप उसे बोलते हैं। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिसको हम बायोंट फोर्स या उत्प्लावक बल या उत्क्षेप कहते हैं। अगला देखते हैं, प्लावक बल जो बायोंट फोर्स है आपका, वह किस पे निर्भर करता है? तो द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है उत्प्लावक बल। अगला है, पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान क्या होता है? तो अधिकतम होता है, अगर कोई द्रव में पिंड है वह डूब जाए तो। नेक्स्ट है, किसी बर्तन में भरे पानी के ऊपर बर्फ तैर रहा है और बर्फ के पूरे पिघल जाने के बाद पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी का स्तर जो होगा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। पानी की अगर कोई भी बर्तन भरा हुआ है पानी से, उसके ऊपर अगर बर्फ आप तैराएंगे तो अगर वो पिघल जाएगा उसके बाद भी पानी का स्तर जो होगा जैसे का तैसा रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को क्या कहते हैं? उसको हम उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है,
ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र केस नली की तरह कार्य करते हैं जो स्याही को शीघ्र ही सोखने में मदद करते हैं। अगला है, वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में बनी केस नलियाँ टूट जाएं और पानी ऊपर ना आने पाए। इस वजह से वर्षा के बाद जो किसान है अपने खेतों की जुताई करते हैं। अगला देखते हैं, साबुन और डिटर्जेंट से कपड़े की ज़्यादा सफाई हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जल के पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं और मैल में गहराई तक जाते हैं, जिसकी वजह से कपड़े ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। क्या होता है? क्योंकि ये जल के पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं और मैल में गहराई तक चले जाते हैं। याद रखिएगा किस वजह से है। आगे देखते हैं, गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? ऐसा क्यों है? क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अर्थात जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाता है। इस वजह से यह स्वादिष्ट हमको लगता है। वही ठंडा होने पे हमको उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है। अगला है, किसी द्रव या गैस के दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को हम क्या कहते हैं? उसको हम श्यान बल, विस्कस फोर्स कहते हैं। आगे देखते हैं, श्यानता, विस्कोसिटी किसका गुण है? तो केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है आपका श्यानता। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया है। श्यानता किसका गुण है? केवल द्रवों तथा गैसों का। अगला है, किसमें श्यानता नहीं होती है? तो ठोस जो होता है उसमें नहीं होती है। खास करके आपका केवल जो है द्रव और गैसों में ही आपकी श्यानता होती है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में कैसी होती है? तो बहुत कम होती है। तो गैस में श्यानता बहुत कम होती है द्रव की अपेक्षा। अगला है, श्यानता का एसआई मात्रक। तो डेक्वा पॉइंट जो है, डेक्का पॉइस या पॉइजली या पास्कल सेकेंड। याद रखिएगा, डेका पॉइस या पॉइजली या पास्कल सेकेंड आपका श्यानता का एसआई मात्रक होता है। क्या है? कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, किंतु कुछ समय के बाद नियत वेग से गिरने लगती है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम सीमांत वेग कहते हैं। अगर कोई वस्तु है किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ेगा, किंतु कुछ समय बाद नियत वेग से गिरने लगेगी। इसको हम सीमांत वेग कहेंगे। अगला देखते हैं, द्रवों का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कोण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो धारा रेखीय प्रवाह कहेंगे। धारा रेखीय प्रवाह के जो प्रवाह है उसके महत्तम को क्या कहते हैं? तो उसको क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी आपका धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम को कहा जाता है। अगला है, किसके प्रमेय से यह सिद्ध होता है कि कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। तो वह बर्नौली का प्रमेय है जो यह सिद्ध करता है कि कोई आदर्श द्रव है किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांत आयतन की कुल ऊर्जा जो होगी उसका स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहेगा। जो दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है उसका योग नियत रहता है। अगला है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहेंगे? तो उसे हम स्ट्रेस यानी प्रतिबल कहेंगे। जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल है उसको प्रतिबल यानी स्ट्रेस कहेंगे। अगला है, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह किसका नियम है? यह हुक का नियम है जो कहता है प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला है, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? उसको हम आवर्ती गति कहेंगे। क्या कहेंगे? आवर्त गति। अगला है, किसी पिंड के साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को हम क्या कहते हैं? तो किसी पिंड के साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन या कंपन गति हम कहेंगे। क्या कहेंगे? दोलन या कंपन गति। अगला है, कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उससे हम क्या कहते हैं? तो उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगला है, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो वह उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है एवं का
त्वरण एवं स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती है, शून्य होती है, यानी उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता और उसका त्वरण तथा स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। नेक्स्ट है आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, तो लोलक के द्रव्यमान पे आपका आवर्तकाल निर्भर करता है। किस पे, लोलक के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट है यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो वहाँ भारहीनता के कारण गुरुत्व त्वरण जो स्मॉल जी है वो क्या होगा, शून्य, तथा घड़ी के आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। तो अगर वहाँ भारहीनता के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण है वह शून्य हो जाएगा तथा घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। अगला है घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाने पे क्या होगा, तो घड़ी बंद हो जाएगी। अगर इसका जो घड़ी का आवर्तकाल है अनंत हो जाएगा तो है सर्दियों में लोलक की लंबाई कम होने पर आवर्तकाल भी कम हो जाएगा, जिससे लोलक घड़ी जो होगी तेज चलने लगेगी। ऐसा आपने देखा होगा कि सर्दियां जब आती हैं तो लोलक की लंबाई कम होने के कारण जो उसका आवर्तकाल होता है वह कम हो जाता है, जिससे लोलक घड़ी क्या होती है, हमारी तेज चलने लगती है। अगला है चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना है, तो 1/6 होता है। जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। अगला है वे तरंगे जो किसी पदार्थ के माध्यम यानी ठोस, द्रव या गैस में संचरित होती हैं वे क्या कहलाती हैं, तो वे यांत्रिक तरंगे होती हैं जो किसी पदार्थ के माध्यम में संचरित होती हैं। अगला है अवरक्त विकिरण इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज किसने की, तो हर्शल ने आपकी अवरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज की। नाम याद रखिएगा, हर्शल ने। अगला है अवरक्त विकिरण जो इंफ्रारेड रेडिएशन है इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से 10⁻³ मीटर तक का होता है जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसका तरंग दैर्घ्य। अगला है कितने तरंग दैर्घ्य वाली तरंगे सूक्ष्म तरंगे कहलाती हैं, तो 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक की जो तरंग दैर्घ्य वाली तरंगे हैं वे सूक्ष्म तरंगे कहलाती हैं। आज का हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए चलिए। संकेत भेजने, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा गाड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किन तरंगों का प्रयोग होता है, तो पराश्रव्य तरंगे जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनका प्रयोग संकेत भेजने, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा गाड़ियों के पुर्जों को साफ करने में करते हैं। किनका प्रयोग, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।